नमस्कार दोस्तों, देविका क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि मौलिक अधिकार चल ही रहा है पॉलिटी की सीरीज़ में, तो मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 13 की हम बात करेंगे आज। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कुछ सामान्य संवर्ग के मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक या कह सकते हैं मूल संवर्ग के मौलिक अधिकार हैं, कुछ अपवादित थे उसमें। ठीक है, ये सारी हमने चीज़ें पढ़ दी थी। तो मैंने बताया था कि बेटा देखो, सामान्य संवर्ग के अधिकार में, सामान्य संवर्ग के मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आते हैं। यही बात मैंने आपको बताई थी। आर्टिकल 12 की चर्चा हमने पहले ही कर चुके हैं। आर्टिकल 13 की आज चर्चा हम करेंगे, बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि आज से पहले आपने कोई ऐसे लेक्चर कह सकते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ा होगा। आर्टिकल 13 की हम चर्चा करने से पहले मैंने आपको बता दूं कि मैंने यहाँ लिख रखा है। ये वीडियो जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो छात्रों की शिकायत रहती है कि सर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, यानी समय ज़्यादा खर्च होता है, कंटेंट कम मिलता है। तो अब मैं कंटेंट ज़्यादा दूंगा और समय को कम खर्च करूँगा। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल वही आते हैं, हम अपने पुराने हिसाब से। कोई नो का मतलब क्या है? नो का मतलब समझ ही नहीं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फीलिंग समझिए। मैं आपका समय बर्बाद करना नहीं चाह रहा, सीधे मुद्दे पर आते हैं। कहने का अर्थ है आर्टिकल 13 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 13 आपके लिए यहाँ एक परिभाषा लिखी हुई है। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य कर दी जाएंगी। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। मैंने 5 बार पढ़ लिया था, तब भी मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन आप इन्हें पढ़ेंगे तब समझ में आएगा बेटा। आर्टिकल 13 के 4 क्लॉज हैं, 4 क्लॉज हैं बेटा। आर्टिकल 13(1), आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(3) और आर्टिकल 13(4). और 3 केसों का हम इस वीडियो को कंप्लीट करने में सहारा लेंगे। 3 केस पढ़ेंगे, शंकरी प्रसाद वाला, गोकलनाथ वाला, और कह सकते हैं केशवानंद भारती वाला। तो ठीक है बेटा, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13(1) कहता है कि संविधान के, आर्टिकल 13(1) में ये कह सकते हैं, इसमें पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां हैं, पूर्व संवैधानिक विधियां ये कह रहा है। अब देखिए, आपको ये पता होगी कि हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो रनिंग में कब आया? रनिंग का अर्थ ये है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 हमारे देश का जो संविधान था वो रनिंग में कब आया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, संविधान का अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार देश ने कब लागू किए? 26 जनवरी 1950 को। संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन संविधान लागू होने से पहले भी यहाँ कुछ विधियां थीं, कुछ कानून थे, यहाँ कुछ विधियां थीं, कुछ कानून थे। तो आर्टिकल 13(1) ये कह रहा है कि संविधान लागू, ये साफ साफ लिखा हुआ है, पूर्व संवैधानिक विधियां, पूर्व संवैधानिक विधियां। ये आर्टिकल 13(1) कह रहा है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां, जो कानून, जो एक्ट हमारे संविधान में, जो एक्ट हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के समरूपता रखेंगे, वो तो बने रहेंगे। यदि कैसे भी उन्होंने अपोज किया, यानी कह सकते हैं कि समरूपता नहीं दिखाई, तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब मान के चलते हैं, जैसे देखते हैं कि ये है तुम्हारा कोई कानून था, संविधान बनने से पूर्व कानून था कि एक विशेष जाति के बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, जबकि मौलिक अधिकार ये साफ साफ हमें मना करता है कि हम किसी भी जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। तो जो विशेष जाति के नहीं जाएंगे, तो ये क्या है? मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं दिखाई रख रहा है। यहां पर वो वाली जो विधि है मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रख रही, तो उस विधि को पूरी को कैंसिल कर दिया जाएगा। या किसी विधि का इतना हिस्सा, किसी विधि का इतना हिस्सा समरूपता नहीं रख रहा, इतना हिस्सा समरूपता नहीं रख रहा, किससे? मौलिक अधिकारों से। अब बेटा यहां मौलिक अधिकार मीन्स भाग 3 और भाग 3 मीन्स मौलिक अधिकार। तो इतना हिस्सा समरूपता नहीं रख रहा और इतना हिस्सा किसी भी विधि का समरूपता रख रहा है, तो इस वाले हिस्से को खत्म कर दिया जाएगा और जो समरूपता रख रहा है विधि, यानी कह सकते हैं कानून के, उस हिस्से को ले लिया जाएगा। यही कह रहा है आर्टिकल 13(1). संविधान के लागू होने से पहले भारत के राज्य क्षेत्र में वह सभी कानून
उस मात्रा तक शून्य कर दिए जाएंगे जब तक कि वह भाग 3 के असंगत होंगे या समरूपता नहीं रखेंगे, या समरूपता नहीं रखेंगे। मुझे लगता है आर्टिकल 13(1) आपके समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 13(1) मैं दोबारा से बता देता हूं कि संविधान बनने या संविधान के लागू होने से पूर्व इस हिंदुस्तान में जितनी भी विधियां, अंग्रेजों के जमाने से कानून चले हैं ना, जितनी भी विधियां हैं जो मौलिक अधिकार से समरूपता रखेंगी वो कानून तो रहेंगे, लेकिन जो मौलिक अधिकार से समरूपता नहीं रखेंगे वो कानून नहीं रहेंगे। ये आर्टिकल 13(1) कह रहा है। ठीक, आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है बेटा? आर्टिकल 13(2) क्या कह रहा है? इसे कहते हैं पूर्व संवैधानिक विधियां, और इसे कहते हैं, आर्टिकल 13(2) को बता रहा हूं मैं, उत्तर संवैधानिक विधियां, उत्तर संवैधानिक विधियां। अब यही बात इसने पूर्व में कही, और यही यानी संविधान लागू होने से पहले। आर्टिकल 13(2) कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद में राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखेंगे। जैसे ही उसने, राज्य ने कोई कानून बनाया और वो मौलिक अधिकार से समरूपता नहीं रख रहे हैं, तो उसे, उस विधि को खत्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा बेटा? ये किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो भविष्य में, यानी संविधान बनने के बाद की बात कर रहा है, ये उत्तर संवैधानिक विधियों की बात कर रहा है, ये उत्तर संवैधानिक विधियों की बात कर रहा है। आर्टिकल 13(2), भविष्य में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। यदि भविष्य में ऐसी कोई विधि बनी, यदि भविष्य में ऐसी कोई विधि बनी या कानून बना जो उस मात्रा तक शून्य होगी जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, यानी उतनी मात्रा तक उसे खत्म कर देंगे, उस विधि को इतनी, मैंने वही बताया, मान के चलिए, यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई कानून है जो भविष्य में बना है, यानी संविधान लागू होने के बाद में बनाए, और ये इतना क्षेत्र, इसका इतना क्षेत्र मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं दिखाता, असंगत है, तो ये खत्म कर दिया जाएगा बेटा। ये क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। आज तो मैं कम समय में मैं ज्यादा कंटेंट देने का काम करूंगा। तो मुझे लगता है आर्टिकल 13(1) और आर्टिकल 13(2) आपको समझ में आ गया होगा। यानी आर्टिकल 13(1) में संविधान बनने से पूर्व की बात हो रही है, और इसमें संविधान बनने के बाद की, भविष्य की बात हो रही है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखेगा। अगर समरूपता रखेगा तो वो रहेगा, अगर नहीं रखता है तो वो, उसे खत्म कर दिया जाएगा। किसके द्वारा बेटा? न्यायालय के द्वारा। तीसरे में क्या कह रहा है? आर्टिकल 13(1)(3) में विधि के बारे में बताया गया। कैसी विधि? कौन सी विधि की बात हो रही है? कौन से नियम, कौन से कानून की बात हो रही है, और वो कानून किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आर्टिकल 13 में कह रहा है विधि क्या है, कानून क्या है। तो आर्टिकल 13 में ही समझा, आर्टिकल 13(3) में ही ये समझाया गया है कि कानून क्या है, विधि है क्या। तो बेटा विधि क्या है? संसद या विधानमंडल द्वारा पारित स्थायी विधियां, यानी संसद के द्वारा पारित, क्या, संसद या विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनता है तो ये उन विधियों की बात कर रहा है। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश, अब आपको पता ही होगा राज्यपाल और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी करता है? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय पर कानून बनने की आवश्यकता हो, तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा पास किया गया कोई कानून वो अध्यादेश कहलाता है। तो ये भी क्या है बेटा? विधि है। सरकारी आदेश, प्रशासन का आदेश, नियम, अधिसूचना, ये सभी क्या है? विधि है। कोई रूढ़ी, कोई प्रथा, ये भी क्या होगा बेटा? विधि होगा, कानून होगा। ये भी क्या होगा? कानून। रूढ़ी प्रथा क्या है? जैसे ट्रिपल तलाक जो था वो क्या थी? रूढ़ी या प्रथा थी बेटा, रूढ़ी या प्रथा थी। तो ये क्या है? विधि के बारे में बता रहा है कि विधि, आखिरकार विधि होगी कैसी, किस चीज का नाम है विधि? तो संसद या विधानमंडल के द्वारा जारी किया गया, संसद या विधानमंडल के द्वारा जारी किया गया स्थायी विधियां या कानून, राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, सरकारी आदेश, नियम या अधिसूचना, या रूढ़ी या प्रथा। अब बेटा देखो, मूल संविधान में यही 3 क्लॉज थे, आर्टिकल 13(1), 2 और 3। ये आर्टिकल 34 ये बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? बाद में।
बाद में इसीलिए ये कब जोड़ा गया? 1971 में, इंदिरा जी के समय पर। इंदिरा जी के समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन हुए, तो एक ये भी सही। संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसीलिए उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। अब मान करके चलिए कि संसद ने कोई संविधान के किसी भाग में संशोधन कर दिया, तो क्या वो विधि मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? इसको लेकर के बहुत बवाल मचा। क्या समझ, क्या आप समझे नहीं होंगे? देखिए, विधि अलग चीज है, मैं यहां लिख देता हूं। बेटा देखो, विधि अलग चीज है, यानी विधि जो है, विधि पर तो क्या कर सकते हैं, संविधान ने दे रखा है कि कोई, देखिए संविधान के भाग 13(1) और 13(2) में ये साफ साफ दे रखा है कि कोई भी विधि जब बनेगी, कोई भी विधि जब बनेगी तो वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। लेकिन संविधान के संशोधन की बात कर रहा है, यानी संविधान संशोधन अलग बात है, विधि अलग बात है, संविधान संशोधन अलग बात है। अब संविधान संशोधन तो विधि नहीं है, यह विधि, संविधान संशोधन विधि है या नहीं है, इस बात को लेकर के बहुत बवाल मचा, कह सकते हैं। तो संविधान संशोधन विधि है या नहीं है? अब क्या होता है कि देश का संविधान लागू हो जाता है और 1951 में ही पहला अमेंडमेंट होता है। 9वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, उसको लेकर के एक केस होता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में सुप्रीम कोर्ट, कौन बेटा? सुप्रीम कोर्ट ये साफ साफ कहता है कि संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन विधि नहीं है। अब जब संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन यानी संविधान में किया गया संशोधन विधि नहीं है, तो वो चाहे मौलिक अधिकार से समरूपता रखता हो या मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखता हो, मौलिक अधिकार से समरूपता रखता हो या मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं रखता हो, उसमें अब कोई बदल, या वो जो कानून है जो संविधान संशोधन द्वारा से किया गया है, उसमें अब हेरफेर न्यायालय नहीं कर सकता। यह खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। किस केस में माना है बेटा? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में। अब हुआ क्या था, यह मैटर हुआ आया कहां से? 9वीं अनुसूची में आपको क्या दे रखा है? जमीन उन्मूलन से संबंधित कुछ कानून है, यानी 1951 में जमीन से लेकर के सभी की जमीनें कम, जिसके पास ज्यादा थी उससे लेकर के किसको दी जा रही थी? जिसके पास कम थी। तो इसी को लेकर के कोर्ट में पहुंच गए शंकरी प्रसाद, इनके पास जमीन थी। इन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो आप? तो इन्होंने कहा कि भाई संविधान संशोधन विधि नहीं है, संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। लेकिन इसके बाद में गोलक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले से बदल गया और इसने कहा कि संविधान संशोधन विधि है। संविधान संशोधन बेटा क्या है? विधि है। और अब जब विधि है, अब विधि है तो ये वाला लागू हो जाएगा कि भविष्य में राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। अब नहीं कर सकता। कौन हनन नहीं कर सकता? राज्य हनन नहीं कर सकता मौलिक अधिकारों का। संविधान संशोधन विधि है, यानी कोई भी संविधान संशोधन करके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। कौन? राज्य। ये देखिए, संविधान निर्माता जो थे हमारे, बहुत कह सकते हैं कि दूरगामी सोच वाले थे। उनको पता था कि भविष्य में यदि कोई ऐसी सरकार आ गई, भविष्य में यदि कोई ऐसी सरकार और बहुत तंगड़े वाली मेजोरिटी से आई, तो कहीं वो लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन न कर दे। इसीलिए ये वाली चीज जो 13(2) जो है,
ये एक ऐसा शस्त्र देकर के गए संविधान निर्माता संविधान में आपको हमको कि भविष्य में राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। लेकिन यहां पर संविधान संशोधन, अब देखिए संविधान संशोधन अलग चीज है और विधि अलग चीज है। यह किसने माना? यह माना शंकरी प्रसाद बनाम सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि संविधान संशोधन भाई विधि नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो होने दो। लेकिन सीधे ही 1967 में सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ गया कि संविधान संशोधन बेटा विधि है, विधि है। यदि अब आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो क्या नहीं कर दिया जाएगा? मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया यदि कोई कानून या संविधान संशोधन, क्यों कह रहा है संविधान संशोधन विधि है। यदि अब यह संविधान संशोधन किसी के मौलिक अधिकारों का, पहले संविधान संशोधन किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता था, लेकिन अब संविधान संशोधन विधि है, इसीलिए अब यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यह वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी 1967 में आई है लेकर के। अब जैसे ही 1967 की हवा निकाल दी 1971 के 24वें संविधान संशोधन 1971 ने, इसने बनाया कि संविधान संशोधन, इन्होंने इंदिरा जी ने पास करवाया, क्या एक प्रस्ताव पास कराया, एक बिल पास कराया कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, संविधान संशोधन को यह विधि नहीं मान रही और इसीलिए उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। क्या बार बार लगा रखा है कि विधि है, विधि नहीं है। तो ये क्या लेकर के आए? इंदिरा जी की सरकार थी, इन्होंने कहा कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। अब आप कंफ्यूजन हो रहे हैं, यहां संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, इसीलिए संविधान संशोधन आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। यानी कोई ऐसा संविधान संशोधन बना दीजिए, संविधान संशोधन कर दीजिए जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती हो, जो मौलिक अधिकारों से समरूपता नहीं दिखाती हो। चूंकि इन्होंने माना है कि वह विधि नहीं है, अगर विधि मान लेते तो यह फॉलो हो जाता। 1971 की बात है, लेकिन 1971 की हवा निकाल दी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने। इन्होंने कहा ठीक है संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है, हम भी मानते हैं इस बात को, आपने माना तो भी कोई बात नहीं है, इसीलिए उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी इन्होंने कहा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान संशोधन बेटा कोई विधि नहीं है, इन्होंने भी है। लेकिन 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 इन्होंने कहा कि यदि वह संविधान संशोधन मूल संविधान के साथ में यदि कोई छेड़छाड़ कर रहा होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। क्या? यदि कोई संविधान, हमने भी मान लिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, आपने भी मान लिया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है, लेकिन यदि किसी सरकार ने या आपने या आने वाली सरकारों ने ऐसा कोई संविधान संशोधन किया, ऐसा कोई संविधान संशोधन किया जो मूल संविधान से कह सकते हैं कि समरूपता नहीं दिखा रहा या मूल संविधान को ठेस पहुंचा रहा है, जो हमारा मूल संविधान है उसको ठेस पहुंचा रहा है, तो उस संविधान संशोधन को न्यायालय कैंसिल कर देगा। ये इतनी सी बात थी बेटा इसमें आर्टिकल 13। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कहीं मूल विधि, ये जो विधि और संविधान संशोधन में ही अटक करके रह जाता है छात्र। तो मैंने सरल से सरल तरीके से आपको बताने का पूरा प्रयास किया कम समय में। अगर मैं इसे यहां नहीं लिखता तो बहुत ज्यादा समय लग जाता, इसीलिए मैंने सोचा कि यहां लिख लेना चाहिए इसे। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आपका समय हम ज़्यादा खराब नहीं करना चाहते, तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक यूट्यूब पर वीडियो बनाते वक्त एक ऐसा रट सा जाता है कि सब्सक्राइब और शेयर करिए, तो प्लीज़ आप हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसीलिए मैं आपसे बीच में बार बार रुक करके ये नहीं कहता, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि बड़ा अच्छा सा नहीं लगता होगा, अटपटा सा लगता होगा कि पढ़ाते कम सब्सक्राइब की ज़्यादा कहते हैं। इसीलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।